हेलो दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आप सभी जिनका इस बार प्रीलिम्स है 28 मई को, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने रिवाइज नहीं करी या फिर क्विक टाइम के अंदर रिवाइज करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमारी ये जो रिवीजन सीरीज है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो बहुत सारे टॉपिक्स, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लीजिए, आप इकोनॉमिक की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, सी सेट हो गया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सारे इनकी क्विक रिवीजन यहाँ पे हमारे चैनल ओनली आई चैनल के लाइव सेक्शन में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब आज आपका जो मैं आपको होमवर्क दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, वो है ये यूपीएससी 2021 का एक क्वेश्चन। रीजन क्या है इसके पीछे का? देखो, आज हम आरबीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग एनसीएम, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अभी हमारी एनसीएम यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की 2 मेंबर की टीम गई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के श्योमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैच हुका नाम की जगह पे। ठीक है ना? यहाँ पर क्या हुआ, कुछ मतलब जो वहाँ के बुद्धिस्ट हैं, कुछ सिख्स हैं, उनके बीच में थोड़ा एक साइट है वो डिस्प्यूट थी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इनको देखना था, तो उस वजह से यहाँ पे इन्होंने विजिट किया। अब देखो, ये मुद्दा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें पीछे का बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज आखिर है क्या, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो देखो, पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जो एनसीएम है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि संविधान में कोई इसका जिक्र नहीं है। ये कैसे बनी है सर बॉडी? फिर ये बनी है एक लॉ के थ्रू, तो एक स्टेचुटरी बॉडी होगी। तो लॉ कौन सा है? इट इज एनसीएम एक्ट 1992, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। उसके अंतर्गत 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए ये एक स्टेचुटरी बॉडी बन जाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ पर माइनॉरिटीज का मतलब क्या है? आप सभी जानते होंगे ना कि माइनॉरिटीज, तो यहाँ पर दरअसल में क्या है कि यहाँ पर टोटल 6 माइनॉरिटीज हमें देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर, इनके हिसाब से जो नोटिफाई किया गया, मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जिनको नोटिफाई किया है। पहले ये 5 हुआ करती थी, बाद में हमने जैन्स को भी ऐड कर दिया, तो आज के टाइम पर टोटल कितनी माइनॉरिटीज है इंडिया में? 6, जैसा कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सर इसके अंदर कौन कौन आ गया? इसके अंदर आ गया आपके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जो पारसीज होते हैं जोरेस्ट्रियंस वो, एंड लास्टली जैन को ऐड किया गया 2014 के अंदर। टोटल 6 माइनॉरिटीज का आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए कौन कौन सी माइनॉरिटीज हैं, तो आपको हो सकता है इनमें से कुछ चूज करना हो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब सर इस पर्टिकुलर बॉडी का काम क्या है? देखो, आप नोटिस करो, चाहे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एनसीएससी की बात करते हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इनका काम जो होता है ना, लगभग सिमिलर काम ही इनका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर वो कैसे? देखो, जैसे आप बात करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, बिल्कुल। साथ में हम कुछ लॉज भी लेकर आते हैं, कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, कुछ ना कुछ स्कीम्स भी आती हैं। तो यहाँ पर फोकस यही है कि जो हमने स्कीम्स हैं, हमारी जो लॉज हैं, कहीं ना कहीं संविधान के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, क्या वो सही तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही? कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे? क्या समय के साथ उनमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? क्या जो माइनॉरिटीज की सिचुएशन है वो ठीक तरह से वर्क है, मतलब वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर उनको कुछ अभी उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए अभी और काम करना बाकी है? ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर जो हमारे कमीशन होते हैं ये काम करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एनसीएम की, तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, वो यहाँ पर इसके आप मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो मेंबर्स होंगे ना, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, वो यहाँ पर कहाँ से आएंगे? वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही होंगे, क्योंकि हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। और इनका टर्म कितना होता है? टर्म होता है इनका 3 साल, जब से वो ऑफिस अज्यूम करते हैं। साथ ही साथ इनकी रीअपॉइंटमेंट भी यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इनको मेंबर्स को रिमूव करना होता है, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको रिमूव कर सकती है, अगर उसको लगता है कोई पर्सन इनसॉल्वेंट है, काम करने के इनकेपेबल है, अपनी मिस पोजिशन का उसने मिस यूज़ किया है कुछ तरह से, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, तो ये सारे रीजंस यहाँ पे बन सकते हैं। फंक्शन जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है ना, ये चेक करना कहीं ना कहीं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेफ गार्ड्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं इनके रिगार्डिंग, तो उनको देखना, राइट। उसके साथ ही साथ आप नोटिस कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है इसके अगेंस्ट। ठीक है। एंड अगर कुछ इनको कुछ रिपोर्ट्स देनी होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं माइनॉरिटीज के द्वारा, तो कोई भी इस तरह का मैटर अगर उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रेफर करती है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उस मैटर को पिकअप किया जा सकता है। अब इनकी कुछ पावर्स देख लीजिए। देखो, मान लीजिए ना कोई कंप्लेंट आई इनके पास में,
तो क्या कर सकते हैं, उस कंप्लेंट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मान लो किसी को बुलाना हो कि आप बताइए इस बारे में, तो यहाँ पर ना वो उसकी अटेंडेंस भी यहाँ पे इंश्योर करी जा सकती है, उसको अच्छे से समन यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो उसकी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, कुछ एविडेंस हो गया, ये सारे अलग अलग तरीके यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो सारी इसकी लिस्टिंग यहाँ पे पावर्स हो जाती हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज चन्नपटना ट्वाइस। देखो चन्नपटना ट्वाइस तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, पर यहाँ पर ना थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, बिल्कुल। अब इस पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं। उसमें से एक क्या था, एक है हमारी ये जो डांसिंग गर्ल स्टैचू। सर ये कहाँ पर मिली थी डांसिंग गर्ल स्टैचू? देखो आप जानते हो मोहनजोदारो जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी मोहनजोदारो सिटी। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिली थी, जो हमें कहीं ना कहीं जो इंडस रिवर के किनारे पे हमें ये सिटी देखने को मिलती है ना, वहां पर हमें ये जो डांसिंग गर्ल स्टैचू देखने को मिला। ये बना है किस चीज का? ये बना है ब्रोंज का, ठीक है ना। एक तरह की क्या है, प्री हिस्टोरिक हमारे ये ब्रोंज कल्चर हमें देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो इस पर्टिकुलर ये जो ब्रोंज का स्टैचू है आपका, ये कैसे बना है? ये बना है आपकी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से। सर ये टेक्निक क्या होती है? देखो ये टेक्निक यूज करी जाती है आपके जो मेटल स्टैचूज होते हैं ना, उनको बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, पहले ना एक जो वैक्स होती है, आप वैक्स समझते होंगे ना, तो वैक्स के थ्रू एक इमेज को यहाँ पे बनाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर उसको मान लो क्ले जो आपकी गीली मिट्टी होती है उससे उसको कवर कर दिया, फिर उसको सूखने के लिए मौका दिया जाता है कि अच्छे से ये सूख जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक छोटा सा होल बनाया जाता है, एक छोटा सा वहां पे छेद किया जाता है, एंड उसके बेसिस के ऊपर उसको फिर हीट किया जाता है, ठीक है ना। एंड जो आपका जो वैक्स है, अब जैसे हीट अप होगा तो वैक्स वहां से बाहर निकलता जाएगा, जो मॉल्टन वैक्स होता है तो वो निकलता जाएगा। अकॉर्डिंगली हमारे पास एक क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक तरह से जो आपका मॉल्टन मेटल होगा, ठीक है, जो आपका मेटल ही है बेसिकली, जैसे ब्रोंज का मेटल है ना, तो वो मोल्टेड मेल्टेड फॉर्म में उसके अंदर पोर किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वो धीरे धीरे हार्डन होता जाएगा। जब मेटल कूल होगा तो वो सॉलिडिफाई होके इस तरह की यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी उस टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी ये टेक्निक अच्छे से पता थी, तो इससे ये बनाई गई है, ठीक है ना। स्टैचू को एक्सकवेट किया गया था किस द्वारा, अर्नस्ट मैके के द्वारा। तो ये थोड़ी हिस्ट्री तो हो गई, पर अभी क्या हुआ है, अभी देखो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ना, उन्होंने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने जो इस पर्टिकुलर ब्रोंज स्टैचू का एक चन्नापटना टॉयज का वर्जन उसको इनॉग्रेट किया है। सर कहने का क्या मतलब, देखो ये है आपका क्या, ये आपका ब्रोंज स्टैचू हो गया जो अभी अभी हमने देखा, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिला, उसी का यहाँ पर चन्नपटना टॉयज की फॉर्म के अंदर हमने स्टैचू देखने को मिला है। ये देखो ना, यही एग्जैक्ट यही पिक्चर को हमने चन्नपटना टॉयज की फॉर्म के अंदर बनाया है। ये थोड़ी इसकी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास है, ठीक है ना। तो चन्नपटना टॉयज के अंदर हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चन्नपटना टॉयज के अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पर इस तरह के वुडन टॉयज बनाए जाते हैं, तो हमने जो वो पर्टिकुलर स्टाइल था ना, जो ब्रोंज स्टैचू था, उसका भी इस तरह से ही फॉर्मेट बनाया है, जहां पर वुडन टॉयज और वुडन डॉल्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चन्नपटना के अंदर होता क्या है, इसको आप गोम्बेगला उरू, यानी कि कर्नाटका के अंदर अगर आप बात करो तो इसको टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्टिकुलर जगह आपको रामनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आइवरी वुड हो गया, रोज वुड, सैंडलवुड, उनके थ्रू यहाँ पर टॉयज बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट ना इनको यहाँ पे जीआई टैग वगैरह भी अवेलेबल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है टॉयज हमारे लिए ये। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो ये टॉयज ना, यहाँ पर इन टॉयज को बनाने के लिए कोई भी तरह के केमिकल्स कुछ भी इस तरह से यूज नहीं किया जाता। तो इस वजह से होता क्या है, जो बच्चों के लिए ना ये खेलने वाले जो खिलौने होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी भी तरह से उनको हार्म नहीं करते। साथ साथ यहाँ पे वेजिटेबल डाइस का यूज होता है इनके कलरिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इनको यहाँ पे जीआई टैग भी अवेलेबल है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ब्रोंज स्टैचू था, उसका एग्जैक्ट हमने एक तरह से बनाने की कोशिश की है इन फॉर्म ऑफ चन्नपटना टॉयज, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन करुणा। तो इंडिया के द्वारा म्यांमार के अंदर जो साइक्लोन आया ना, उसके अंदर हेल्प करने के लिए हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है, दैट इज ऑपरेशन करुणा। आप सभी जानते होंगे कि जब भी कहीं ना कहीं दुनिया में सिचुएशन थोड़ी खराब होती है तो इंडिया अलग अलग ऑपरेशन स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑपरेशन 2 स्टार्ट किया था, जब कहीं ना कहीं टर्की और
सीरिया के अंदर हमें जो अर्थक्वेक देखने को मिला था, उसके पहले भी हम इस तरह से मल्टीपल ऑपरेशंस करते रहते हैं। तो अभी म्यांमार के अंदर जो एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन मोखा के नाम से, MOCHA लिखते हैं इसको, पर प्रोनाउंस किया जाता है इसको मोखा। तो मोखा जो साइक्लोन आया है, वहां पर म्यांमार की हेल्प करने के लिए हमने इसको यूज किया है, मतलब इस ऑपरेशन को यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो जो साइक्लोन था ना, ये मोखा की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन है। सर एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन का क्या मीनिंग होता है? देखो इसका मीनिंग ये होता है कि इसकी जो स्पीड है ना, अगर उसकी जो स्पीड होती है वो 165 से 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है, तब उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर उसकी जो मैक्सिमम विंड स्पीड होती है ना, इस रेंज के बीच में रहती है 165 से 220, तब उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन। तो ये जो मोखा था ना, ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन ही हमें देखने को मिला है। अब ये सर कहाँ कहाँ पे आया है? देखो ये म्यांमार के अंदर तो था ही था, उसके अलावा आपका बांग्लादेश हो गया, एंड इवन इंडिया के भी कुछ पार्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ऑल्दो उतना हमें इम्पैक्ट नहीं आया, पर मेजरली म्यांमार के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इंडिया के अलग अलग नेवल शिप जैसे शिवालिक, अमोर्ता, ठीक है, सावित्री, ये नेवल शिप से जो वहाँ पे यंगून गई विद कुछ रिलीफ मटेरियल, एंड साथ साथ जो INS घड़ियाल है, उसने भी 10 मेडिकल पैलेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, ताकि हम अच्छे से यहाँ पे काम कर पाए। क्लियर हुआ? अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए गुजरात जो है ना, वो गुजरात कंट्री का ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब, हाइड्रोजन हब की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली गुजरात के अंदर काफी ज्यादा हाइड्रोजन के रिगार्डिंग काम चल रहा है, एंड इवन अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे रिलायंस, अडानी हो गया, अर्सल मित्तल हो गया, टोरेंट हो गया, इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट MOU साइन किए गए हैं, ताकि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छे से काम किया जा पाए। अब देखो यहाँ पर ना आपको तीन चार तरह की हाइड्रोजन के बारे में जानना बड़ा ही जरूरी है। ऑल्दो है तो बहुत सारी, पर आपको तीन चार तो डेफिनेटली भूलनी ही नहीं है। जैसे पहला तो हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन। सर ग्रीन हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो ना, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, तो वहां पर जो आपका है, तो मतलब वहां पर जो आपका सोर्स क्या है? सोर्स है आपका यहाँ पे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर। तो कहने का मीनिंग क्या? यहाँ पर बिल्कुल आपका जीरो कार्बन हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई कार्बन का यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं देखने को मिलता, जो कि एक अच्छी बात है। और देखो जब भी आप बात करते हो ना ग्रीन की, तो ग्रीन तो अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे याद रख सकते हो कि यहाँ पर हमें कोई बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमें कुछ ज्यादा खराब चीजें नहीं देखने को मिलती। वेरस जब मैं दूसरी बात करता हूं, तो दूसरी आपकी चीज होगी आपका ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है ना, कि हाइड्रोजन जो है आपके कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूस किया गया कैसे? वो प्रोड्यूस किया गया यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स ही, ठीक है ना। पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, आपने उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो आपने टेक्निक सुनी होगी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बिल्कुल सुनी है सर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी कहीं ना कहीं कार्बन आई, आपने उसको स्टोर कर लिया, आपने उसको कैप्चर करके उसको स्टोर कर लिया, तो एनवायरनमेंट के लिए उतना खराब नहीं ना हुआ। तो इसलिए यहाँ पर ना लोअर कार्बन होती है, ठीक है ना, तो ये उतना खराब नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बढ़िया है, ब्लू हाइड्रोजन उसके बाद अच्छा है, क्योंकि जो हमने कहीं ना कहीं कार्बन आई ना, हमने उसको स्टोर कर लिया, उसको कैप्चर करके स्टोर कर लिया। तीसरा हमारा आ गया हमारा ग्रे हाइड्रोजन। सर ये क्या चीज है? ग्रे हाइड्रोजन में के अंदर क्या होता है? देखो ग्रे हाइड्रोजन के अंदर भी ना जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गया, या इवन आपके जो कुछ नेचुरल गैस भी इंक्लूड हो गया, तो उसके थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर उसको CCS टेक्नोलॉजी यहाँ यूज हम नहीं करते, तो यहाँ कार्बन कैप्चर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कार्बन प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से आप ब्राउन हाइड्रोजन देख सकते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हायर कार्बन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल जाएगी। तो यही सारे टेक्निक्स है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आप देख सकते हो, ये हम समझ गए कैसे आपका कुछ बहुत रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। उसी तरह से ब्लू हाइड्रोजन के अंदर क्या हो गया, हमने देखा ना कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इसके अंदर आ गया, तो थोड़ा हमने कार्बन को कम कर दिया। ग्रे हाइड्रोजन के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर नेचुरल गैस हो गया, आपका फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं, सेम लाइक ब्लू हाइड्रोजन, बस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यहाँ पे नहीं होता। उसके अलावा ना दो तीन और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिंक हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियर एनर्जी के साथ लिंक्ड है। येलो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, मतलब हम एनर्जी ग्रिड के थ्रू हम करते हैं, ठीक है ना, और डिपेंड करता है किस सोर्स से हम ले रहे हैं। आखिरी आपका टर्कोइज हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो मिथेन पेरोलिसिस से, आप मिथेन को स्प्लिट करते हो इनटू हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट देखो यही चार हैं, बाकी दो भी मैंने आपको टर्कवाइज भी बता दिया, पिंक भी बता दिया, ताकि मान लो जस्ट इन केस कभी आपसे पूछा जाए तो आप उनको भी आंसर कर पाओ। पर ये चार तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता होनी ही होनी चाहिए। क्लियर? एक देखो आखिरी टॉपिक है क्लीन नोट पॉलिसी।
यहाँ पर ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ऑल्दो डिस्कस हम पहले करना चाहता था, पर मुझे लगा कि कुछ अच्छे एडिटोरियल्स आएंगे, तब मैंने उस दिन डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में। देखो, आप सभी ने ये बात तो अब तक जान ही चुके होंगे कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने क्या डिसाइड किया है कि 2000 डिनोमिनेशन वाले नोट्स होंगे, उन बैंक नोट्स को हम सर्कुलेशन से हटा रहे हैं। ठीक है ना। पर साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बोल दी कि दे विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। अब सर, लीगल टेंडर का मीनिंग क्या होता है? देखो, लीगल टेंडर का मीनिंग ये होता है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, उसके ऊपर एक तरह की कंपल्शन होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि मान लो आप कुछ खरीदने गए, मान लो आप ठीक है ना, आप अपना मोबाइल खरीदने गए, यानी थिंक ऐसा कुछ खरीदने गए, तो वहां पर अगर आप 2000 रुपए का नोट दोगे, तो सामने वाला अंदर कंपल्सन है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। देखो, वो वैसे मना कर सकता है, पर लीगली अगर हम बात करें तो लीगली उसको मना नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम क्या है? लीगल टेंडर है। गेटिंग द पॉइंट? इनफैक्ट ना यूपीएससी ने पिछले सालों के अंदर एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि लीगल टेंडर का आखिर मीनिंग क्या होता है। तो बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी कि लीगल टेंडर का मीनिंग यही है कि सामने वाला अंडर कंपल्शन है उसको एक्सेप्ट करने के। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे, जो आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों को बोला है कि वो अब 2000 के नोट्स जो होते हैं वो इशू ना करें। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया ये 2000 के नोट्स को? देखो, 2000 के नोट्स को आपको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 के अंदर। आप जानते होंगे ना, 8 नवंबर 2016 को, उस टाइम जब नोटबंदी करी गई थी, 500 और 1000 के नोट हटाए गए थे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि 2000 के नोट्स इंडिया में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए। अब ध्यान रखना सर, कैसे इंट्रोड्यूस करे गए? देखो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है ना आपका, आरबीआई एक्ट 1934, उसका सेक्शन है 24(1), उसके अंतर्गत इन नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सर, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2000 के नोटों को? 2000 के नोट देखो इसलिए इंट्रोड्यूस करे गए थे क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगा कि देखो, उस टाइम पर 500 और 1000 के नोट हमने बाहर निकाले थे, तो एक तरह से ना हमारी इकोनॉमी के अंदर करेंसी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना, कि करेंसी की जरूरत थी, तो हमने करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने 2000 के नोट डाल दिए। अब आज के टाइम पर ऐसा आरबीआई को लग रहा है कि 2000 के नोट अच्छे खासे मतलब एज इन, अब आज के टाइम पर करेंसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि करेंसी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे नहीं थी, उस पर्टिकुलर पर्पस को हम अचीव कर चुके हैं। तो अब 2000 के नोट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड इवन अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 2018-19 के बाद हम हमारी आरबीआई ने ना ये नोट छापे ही नहीं है। 2000 के जो नोट्स थे ना आखिरी बार, वो 18-19 में छपे थे। आज के टाइम पर अगर आप जानोगे ना, तो ज्यादातर नोट्स जो थे ना 2000 रुपए के, वो आपके 2017 तक ही छप गए थे, 90% वहीं तक छप गए थे। उसके बाद तो बहुत ही कम हमने छापने की कोशिश करी है। तो ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। ऊपर से अगर आप नोटिस करो तो आज के टाइम पर सर्कुलेशन में ज्यादा देखने को मिलते भी नहीं है। ठीक है ना। आप लोग ने हार्डली काफी टाइम पहले ही देखा होगा 2000 रुपए का नोट, अदरवाइज बहुत ही कम इनको आज के टाइम पर यूज किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर आरबीआई ने बात करी ना कि हम इसको सर्कुलेशन से हटा रहे हैं, ये है अंडर व्हाट? अंडर क्लीन नोट पॉलिसी। अब सर, इसका मीनिंग क्या है क्लीन नोट पॉलिसी का? क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ये है कि जो खराब नोट हो गए हैं, या जो सड़े हुए नोट हैं, या फिर कोई भी इस तरह के नोट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आरबीआई के पास जमा करा देने चाहिए। ठीक है ना। और कोशिश हमारी क्या रहती है कि हम अच्छे क्वालिटी के नोट्स हम यहाँ पर लोगों के अंदर रहें। तो होगा क्या, जैसे मान लो आपके पास 2000 रुपए का नोट है, तो आप जाइए वहां पे, बैंक के पास जा सकते हो आप। बैंक आपको बदले में कुछ और नोट्स दे देगा, मान लो 500 रुपए का नोट दे दिया, 100 रुपए का नोट दे दिया, एनीथिंग लाइक दैट। या फिर आप डायरेक्टली अपने डिपॉजिट करवा दोगे, तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन से इस तरह से वो खत्म होते रहेंगे। ऑल्दो ध्यान में रखना कि लीगल टेंडर रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था। तो ये आने वाले दिनों से, मतलब 23 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, कोई भी ऐसे ना काउंटर फीट कुछ जाली नोट होता है, कुछ डैमेज नोट होते हैं, इनको हमारी कोशिश है कि हम इसको सर्कुलेशन से हटाएं। तो ये आरबीआई की क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी है। तो इनको आप कहीं कहीं भी जाके आप इसको कर सकते हो। तो कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने नोट को स्टेपल नहीं करना, आपने इस तरह से नहीं करना। दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। उसके साथ ही जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि 90% नियरली नोट्स जो थे 2000 के, मार्च 2017 तक हमने प्रिंट कर दिए थे। एंड अकॉर्डिंगली उनका जो 4 से 5 साल का लाइफ स्पैन था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्लीन नोट पॉलिसी को आप ध्यान में रखिएगा कि यही एक पॉलिसी थी जिसके अंतर्गत 2000 बैंक नोट्स को हमने यहाँ पे सर्कुलेशन से विड्रॉ करने की बात करी है। क्लियर हो गए पॉइंट? ठीक है। अब देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर ना मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है कि नहीं? अब देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ क्या कह रहा है कि आधार क्या करता है? एक एपीआई प्रोवाइड करता है, ओपन एपीआई। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
आपने कभी जैसे ओला, उबर, जोमाटो कभी इसको यूज़ किया है? आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी किया होगा, या फिर अमेज़न कर लो मान लो, तो इन सभी को यूज़ किया होगा। अब जैसे मान लो आप लोग ना अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है? या किसी की वेबसाइट के ऊपर हो, तो बीच में कभी आपने नोटिस किया कि आपको मान लो पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए क्या किया जाता है? पेमेंट करने के टाइम पर आप किसी दूसरी ऐप को कहीं न कहीं पहुँचते हो ना, ठीक है ना? आपको दूसरी ऐप पे जाके कहीं न कहीं पेमेंट करनी पड़ती है, मान लो आप फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर ना एपीआई क्या होता है? ये एक इंटरमीडियरी होता है, ये एक बीच का बंदा होता है, ऐसे मान के चलो। ठीक है सर? ये करता क्या है? ये 2 अलग-अलग एप्लीकेशंस को आपस में बात करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो होता क्या है, एपीआईज़ के थ्रू आपका जो डेटा होता है उसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना? कहने का मतलब कि उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। वरना अदरवाइज़ आप खुद सोचो ना कि फ़ोन के पे के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको अमेज़न को कैसे पता लग रहा है कि उसके पास पेमेंट आ रही है, ठीक है ना? या फिर आपने अमेज़न के थ्रू आप कैसे फ़ोन पे के ऊपर पहुँच गए हो? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये आपकी एपीआईज़ के थ्रू हो रही हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो होता क्या है कि एक जैसे ना आप मान लो किसी ऐप के ऊपर हो, तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो सर्वर के ऊपर डेटा जाता है, वो सर्वर फिर कहीं न कहीं उस डेटा को रिट्रीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। फिर जो भी कहीं न कहीं नेसेसरी एक्शन होता है, उसको परफ़ॉर्म किया जाता है। तो जो बीच में जो पर्सन आया ना, ये एपीआई एक तरह का इंटरमीडिएटर की तरह यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आधार ओपन एपीआई को देता है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग यही है कि कहीं न कहीं जब आप एपीआईज़ वगैरह का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ओपन एपीआईज़ का, तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, आप इसको डेफ़िनेटली किसी भी डिवाइस के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आप इसको इंटीग्रेट यहाँ पे किया जा सकता है। आपने नोटिस भी किया होगा ना कई बार कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ का हमें चेक करना होता है कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। तो जैसे मान लो कि आप कहीं गए, किसी दुकान के ऊपर गए, आपको कुछ नया सिम कार्ड लेना है, तो वो बोलता है ना कि आप यहाँ पे अपना स्कैन कीजिए अपना, और अगर वो स्कैनिंग वाला डेटा आपके कहीं न कहीं आधार के साथ मैच करेगा, तो वो चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हाँ, ये वही पर्सन है। तो डेफ़िनिटली उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड साथ-साथ आइरिस के थ्रू, जो आपकी आइज़ के अंदर मतलब होता है, आइज़ का एक पार्ट होता है, तो उसके थ्रू ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। तो आई होप आप एपीआई के बारे में भी समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर ही लिया। अब देखो, आज जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पाँचों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। साथ ही साथ मैंने जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। अब कल कल एज़ इन जो सैटरडे मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही है, वहाँ पर लोकसभा का जो थीम होगा वो पीकॉक होगा, एंड राज्यसभा का लोटस होगा। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है सीईआईआर मॉडल अंडर संचार साथी पोर्टल। सर, सीईआईआर क्या था? ये था आपका सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। दरअसल में ये सीईआईआर जो था ना, सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये क्या करता था? ये करता था कि अगर मान लो आपका जो मोबाइल है वो गुम हो गया है, चोरी हो गया है, तो उनको ट्रैक करने में मदद करता था, या फिर उनको ब्लॉक करवाने में हेल्प करता था। पर यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपका जो आईएमआई ईआईए नंबर होता है, उसकी जेन्युइननेस चेक करता है। देखो, ये बात गलत है। ये जो जेन्युइननेस चेक करनी होती है ना आईएमईआई की, ये चेक करी जाती है आपके नो योर मोबाइल, ये इस तरह का एक फीचर है नो योर मोबाइल इसका, तो उसके अंतर्गत ये चीज होती है। सीईआईआर मॉड्यूल तो क्या करता है? वो तो चेक करता है कि आपका मतलब, वो तो आपकी ट्रेसिंग करता है, ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। आपका पूरा आपका खो गया फोन हो गया, या फिर आपका जो गुम हो गया है, जो चोरी हो गया फोन, उसके रिगार्डिंग है, राइट। तीसरा वो कह रहा है स्नो लेपर्ड्स, ये वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। देखो, ये तो सरासर गलत बात होगी। आप देख रहे हो, वेस्टर्न घाट्स की बात कर दी। आप सभी जानते हैं ना कि ये तो सर जम्मू कश्मीर हो गया आपका, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उन ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो खुद बताओ वेस्टर्न घाट्स में कैसे पाया जाएगा? तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा, सेज के बारे में हमने जाना था कि ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रही है टू बिल्ड द डीपेस्ट अंडर वाटर ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन। ये बात, चौथी बात बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा, मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप, देखो लाइफ का मैंने आपको मीनिंग बताया था। लाइफ का मीनिंग क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये बात किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? आपकी कुछ एनवायरमेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, पर यहाँ तो इन्होंने कुछ और बात कर दी है। ठीक है, तो ये पांचवी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो इसका मीनिंग क्या था आपका? कि एक तरह का प्रॉपर तरीका बनाया जाए ताकि जो भी मिशन लाइफ के ऊपर हम प्रोग्रेस लेके आ रहे हैं, उसको ट्रैक करने के रिगार्डिंग यहाँ पे इसका वर्क था। तो ये हो गए पांचों क्वेश्चंस के आंसर। इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का प्लस आरबीआई क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।